हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और इसमें हम लोग चैप्टर वाइज एक एक स्ट्रक्चर को एक वीडियो में देखते आ रहे हैं दोस्तों। और अभी तक 23 यानी 23 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ये 24वां 24th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका आज का टॉपिक है। चूंकि ये हिंदी में है और टॉपिक में वही कोशिश करते हैं जो कि आपको ज्यादा दिन याद रह सके। तो आज का टॉपिक हिंदी में दोस्तों, कार्य करने के साधन। तो इंग्लिश में मीडियम, इंस्ट्रूमेंट और चाहे एजेंट हो, डूअर हो, उसकी बात की जाएगी। और इसमें बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। आप प्रीपोजिशन में देखे होंगे या जानते होंगे कि पहले आता है किसी वर्ड के पहले, प्री मतलब पहले पोजीशन, और उस वर्ड का रिलेशन अदर वर्ड से कराता है। और दोस्तों, इसीलिए इसे रिलेटिंग वर्ड कहा जाता है, उससे रिलेट करता है। क्लियर? तो प्रीपोजिशन समझ गए। और दोस्तों, उसके बाद ये इसका पहला स्ट्रक्चर है। 3-4 स्ट्रक्चर्स इसमें है जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने में बहुत ही हेल्प करेगा। बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आपका इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति आपका अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ेगी और आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी वाक्य क्या है। जैसा कि इस बुक का पैटर्न है, सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है। लेकिन इसको कंप्लीट बुक माने दोस्तों, ये आपकी आंखें खोल के रख देगी और आपकी समझ को भी बहुत बढ़ाएगी। तो इसलिए इसे ट्रांसलेशन की बुक समझ के इग्नोर नहीं करें। वाकई आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये बुक बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हम आपके साथ दोस्तों इस बुक के एक एक स्ट्रक्चर को एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं और इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स होता है उसे भी डिस्कस करके आपके लिए आसान बना देते हैं, ताकि आप इजीली समझ सके और ज़्यादा दिन तक अपने दिमाग में रख सके और यूज़ कर सके। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और उसको अपना कितना बनाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आइए पैटर्न कि सबसे पहले हिंदी वाक्य, उसके बाद उसमें यूज होने वाले स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके दिखाता है। कुछ एक्स्ट्रा बातें भी होती है, इसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होता है उसे हम आपके सामने डिस्कस करके रखते हैं, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना बचे, हर चीज आपका क्लियर हो सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आंख से देखते हैं। ठीक है? हम लोग आंख के बिना नहीं देख सकते हैं। ठीक है? मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम के बिना नहीं लिख सकता। यानी कि उस मीडियम या उस इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है जिसके हेल्प से कोई एक्शन हम लोग करते हैं या जिसके बिना वो एक्शन नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो इसके साथ उसको, इंस्ट्रूमेंट को या उस मीडियम को कैसे लगाएंगे? प्रीपोजिशन के साथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सब्जेक्ट। अगर जनरल बातें होती है, कोई टाइम फिक्स नहीं है कि पास्ट की बातें है, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। और वहां पर दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा या फिफ्थ फॉर्म रहेगा। हम इसे क्लियरली बहुत बार समझ चुके हैं दोस्तों टेंस में। अब जो अगला है हमारा, चाहे मीडियम हो चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, उसके पहले प्रीपोजिशन जो कि आपको डिफाइन कर चुके हैं दोस्तों, लगाते हैं। और
इसका रिलेशन इस अदर वर्ड से, चाहे वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, किसी भी अदर वर्ड से या इस सब्जेक्ट से किसी से भी इसको रिलेट करते हैं। इसीलिए प्रीपोजिशन को क्या कहा जाता है, लिख देते हैं, रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन को कहा जाता है रिलेटिंग वर्ड। ये क्या करता है, जिस वर्ड के पहले आता है उसका रिलेशन अदर वर्ड से बताता है और उसी सेंटेंस में। क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बस कंफ्यूजन ये होता है कि कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन सेलेक्ट होगा या यूज होगा। प्रीपोजिशन में एक ही चीज चैलेंज रहता है, हिंदी में अगर से आता है उसके लिए बहुत से प्रीपोजिशन होता है, जो कि आपको सिलेक्शन ऑफ प्रीपोजिशन समझना रहता है, और उसमें वही इसका टॉपिक का डिफिकल्टीज है। ठीक है, तो यहां पर जितनी बातें हैं उतना करते हैं। पहला। दूसरा दोस्तों, अगर वो उसके बिना, यानी चाहे वो मीडियम हो चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, उसके बिना नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर विदाउट प्रीपोजिशन, के बिना, और ये एक्शन नहीं कर सकते हैं। और ये दोस्तों कैन नॉट का दो तरीका है लिखने का, या तो पूरा लिखें विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं, कैन अलग नोट अलग नहीं लिखना है, या दोस्तों कैंट, सीए ये एपोस्ट्रोफे लगा के लिखे, ये अभी ज्यादा चल रहा है तो यही यूज करें, कैन कांट जो पढ़े इसको कैन नॉट पढ़े। क्लियर? अब आइए इस पे बना के देखते हैं और लास्ट में एक्स्ट्रा बातें भी देखेंगे दोस्तों। तो हम लोग आंख से देखते हैं, वी सी, देखना का सी, कोई भी चीज देखते हैं, सी, वी आप जान रहे हैं, इस पे नहीं जा रहे हैं दोस्तों, किसके साथ सी लेगा किसके साथ सीज लेगा आप जानते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वी सी विथ आईज, हम लोग आंख से देखते हैं, जनरल बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दोस्तों वी हम लोग, तुम लोग खाली बोलते थे क्या हम लोग आंख से नहीं देखते, ये सब, इसलिए सभी लोग इसमें सभी इंक्लूड हो जाते हैं। जनरल बात है कि हम लोग आंख से देखते हैं। अब आइए दोस्तों कि आंख के बिना, हम लोग आंख के बिना नहीं देख सकते हैं, वी कांट या कैन नॉट सी, इतना तो हमारा हो गया टेंस के अकॉर्डिंग। अब आइए दोस्तों आई के बिना, आई ए आई तो होगा, एन आई तो होगा नहीं दोस्तों, विदाउट यानी के बिना नहीं देख सकते। ठीक है, यह भी जनरल बात है। अब आइए तीसरा, मैं कलम से लिखता हूं, यानी कि लिखने का काम कलम से करते हैं। अब पेंसिल से करे और कुछ से करे अलग बात है, अगर कलम की बात किया जा रहा है तो मैं कलम से लिखता हूं, आई राइट विद द पेन, कोई भी कलम हो, इसीलिए आप पेन, द पेन की जरूरत नहीं है, पेन्स की जरूरत नहीं है, जनरल बातें हैं, आई राइट विद द पेन। क्लियर? और मैं कलम के बिना नहीं लिख सकता, आई कैन नॉट राइट विदाउट अ पेन। तो इस तरह से दोस्तों अगर कोई मीडियम या इंस्ट्रूमेंट से कोई एक्शन को बताना हो कि उसके हेल्प से करते हैं या उसके बिना नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करें। अब आइए दोस्तों इसमें दो बातें जो आप अक्सर हिंदी में बोलते हैं उसे ही आप यूज करके देखें। जैसे आप बोलते होंगे हिंदी में, मैंने या आंखों से देखा। क्लियर? ये मैंने आंखों से देखा या अपनी आंखों से देखा, अपनी नजर से देखा, ये बहुत आप बोले होंगे। कोई सिचुएशन को किसी को बताना हो और पूरा विश्वास दिलाना हो, उसे जोरदार बनाना हो, तो आप बोलते हैं यह मैंने अपनी आंखों से देखा, या मैंने या अपनी कानों से सुना। ये बहुत आप यूज करते होंगे दोस्तों अपने हिंदी में, चाहे जो भी अपना फीलिंग्स शेयर करने, या मैंने ये अपने हाथों से किया। ठीक है, ये सब, तो ये सब बातों को आप इंग्लिश में बोलें, सोचें। तो इसके लिए पहली बात कि
ये जो है आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि कोई अभी इवेंट बता रहा है और पहले वो हो चुका है उसका चर्चा कर रहे हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो आपको टेंस क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों, हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अगर है मैंने यह आंखों से देखा बोले चाहे अपनी आंखों से देखा बोले, सी का सॉ, आई सॉ, ये V2 है दोस्तों, सी का यहां पे है आई सॉ इट, इसे ये ऑब्जेक्टिव केस है, इट सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो सेम होता है, विथ के साथ यानी ये फीलिंग्स से के जगह माई आउन आइज, आउन मीन्स एम्फेसाइज करने के लिए, माई आइज मतलब अपनी आंखों से देखा, माई आउन आइज ये दोस्तों एडजेक्टिव है, आउन एम्फेसाइज करता है कि एकदम मैंने अपनी आंखों से देखा है या मैंने खुद देखा है, मैंने खुद ऐसा किया है, इसको दिखाने के लिए किया जाता है। मैंने यह अपनी कानों से सुना, यह बात हो चुकी है, इसलिए V2 हेयर मीन्स सुनना, हेयर्ड मीन्स सुना, ये V2 V3 दोनों होता है, इट विथ माई आउन ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह के बातों को भी आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इसमें एक्सरसाइज है जिसमें 14 यानी कि 14 क्वेश्चन कहिए या हिंदी वाक्य है जिसको आपको ट्रांसलेट करके देखना है, और वो सिंपल है, कोई भी वर्ड मीनिंग मुश्किल नहीं है, जनरल वर्ड मीनिंग है, या दोस्तों मोबाइल नेट या गूगल के ज़माने में वर्ड मीनिंग कोई माने नहीं रखता है, आप मोबाइल में वर्ड मीनिंग देखें, लेकिन उसमें जनरल बातें हैं जो आप देखते सुनते पढ़ते हैं, इसलिए उसको बना के देखें तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आज बस इतना ही दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।